हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल हमने पिछली क्लासों में महाद्वीप के बारे में अच्छे तरीके से जाना था, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी इसको भी हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि महासागर क्या होता है। महासागर नाम सुनते ही आपके दिमाग में यह आया होगा कि महासागर कहते किसको हैं। तो महासागर बेसिकली यह पृथ्वी के जलीय आवरण के जलीय पुंज होते हैं जो कि महाद्वीपों द्वारा विभाजित होते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि पैंथालासा जो है पैंजिया है जो कि भूखंड था, और पैंथालासा जो था जलीय भाग था, जो कि इसमें जब विभाजन हुआ पैंजिया में ढेर सारे महाद्वीप बने। इसके बाद जैसे जैसे महाद्वीपों का विभाजन हुआ उसी के आधार पे यहाँ पे जो है हमारा महासागर बढ़ता चला गया, जिसके कारण इसकी भी उत्पत्ति हुई है। तो महासागर कि सीधा सा मतलब यह है कि ये पृथ्वी के जलीय आवरण होते हैं या फिर जलीय आवरण के जलीय पुंज होते हैं जो महाद्वीपों द्वारा विभाजित होते हैं। यहीं पे एक हम छोटा सा और बात कर लेते हैं जिसका नाम है सागर। महासागर तो हमने जान लिया, लेकिन सागर क्या होता है या फिर खाड़ी क्या होती है। तो महासागर की एक भुजा महासागर का महाद्वीप की ओर विस्तार होता है। महासागर की जो एक भुजा होती है महाद्वीप की ओर विस्तार होता है। कैसे, मान लेते हैं ये कोई हमारा मान लेते हैं स्थल भाग है। स्थल भाग का तटीय क्षेत्र है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इधर जलीय क्षेत्र। यहाँ से मान लेते हैं यह महासागर है, क्या है, ओशियन है, ओशियन है, ठीक है। अब यहाँ पे ओशियन का जो एक भुजा होती है बड़ी भुजा जब महाद्वीप की ओर प्रवेश करती है, ठीक है, महाद्वीपों की ओर प्रवेश करती है इस प्रकार कुछ, तो क्या बनता है, ये बनता है सागर। और जब इसकी एक छोटी भुजा है कुछ इस तरह से, एक छोटी भुजा जब महाद्वीपों की ओर प्रवेश करेगी क्या बनेगी, खाड़ी बनेगी। यहाँ पे सीधा मतलब है अधिक इसका विस्तार होगा तो यहाँ पे महासागर बन जाता है। अगर यही भुजा जो छोटे रूप में जाएगी तो यहाँ पे खाड़ी बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, यहाँ पे अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कुछ इस प्रकार इसका फिगर है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगी कैलिफोर्निया की खाड़ी, जो कि एक छोटा सा भाग आपको दिखेगा। मैप में देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये वाला भाग आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, एक पतला सा छोटा सा क्षेत्र है। अगर हम वहीं पे बात करें, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, अफ्रीका है कुछ इस तरह से, और ये हमारा यूरोप ऊपर है, और इधर क्या है, एशिया है। तो इसके बीच क्या है, इसके बीच भूमध्य सागर है। तो यहाँ पे एक बड़ा क्षेत्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यह महासागर या खाड़ी के बीच आपको समझ में आ गया होगा अंतर क्या है। और हम इसका अगर हम आकार के हिसाब से देखो तो सबसे बड़ा हमारा जो प्रशांत महासागर होता है, उसके बाद होता है अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आता है आपका आर्कटिक महासागर। तो जो हमारा महासागरीय जो जल होता है हमेशा गतिशील होता है। इनमें हमेशा जो तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो कि महासागर की ये 3 प्रमुख गतियां होती हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जो इतना 5 जो हमारे महासागर होते हैं, 5 महासागर होते हैं, और जो हमने आपको ये 5 महासागर के नाम बताएं, सबसे पहले इसका हम लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए मैप में, तो सबसे पहले मैंने बताया प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको हिंद महासागर दिख रहा होगा जो कि भारत के नाम पे ही पड़ा था, हिंद महासागर इसके नीचे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे पूरा ये क्षेत्र एरिया जो आपको दिख रहा है अटलांटिक महासागर है। ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, और ये अटलांटिक महासागर है। ये जो आपको दिख रहा होगा इस वाले साइड को, इसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर। नीचे क्या है, हमारा दक्षिणी महासागर। 5 महासागर वर्तमान में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यही अगर हम प्रशांत महासागर को, अगर इसी मैप को हम इस तरह से कुछ बनाएं
कि जैसे मान लेते हैं हमारा नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये जो आपको एशिया वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम इस साइड बना दें इस तरह से, कुछ इस प्रकार है ना, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो हमारा प्रशांत महासागर का क्षेत्र बनेगा, इधर भी प्रशांत महासागर, ये वाला प्रशांत महासागर इस साइड हो जाएगा जब इस तरह से मैप बनाएंगे। तो ये जो हमारा प्रशांत महासागर दिखेगा ये आपको क्या दिखेगा, एक वृत्ताकार के रूप में दिखेगा, ठीक है। अब आगे हम इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। अब पहला आता है प्रशांत महासागर, ठीक है। देखिए क्या है इसके बारे में, क्या बताया गया है। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर होता है। यह पृथ्वी की 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मैरियाना गर्त, जो कि मैंने कल ही डिस्कस किया था, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, जो कि मैंने अभी आपको बताया मैप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया है कि नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे नीचे साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जापान वाला एरिया दिखेगा, और जो कि एशिया है महाद्वीप। फिर इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नीचे साउथ दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपको ये बीच वाले पोर्शन में दिखेगा प्रशांत महासागर। इसके जस्ट पूरब में आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, और इस वाले भाग में आपको दिखेगा एशिया, और इधर क्या दिखेगा, तो ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद बोलता है कि अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर आपको दिखेगा कि जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पूरब में, और यूरोप, जैसे कि कुछ इस प्रकार मान लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, उसके पूरब में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंग्लैंड, जो कि यूरोप के नाम से यहाँ पे हम इस महाद्वीप को जानेंगे। उसके बाद आता है अफ्रीका, इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक महासागर, जो कि यस टाइप के आकार का, जिसका जो महासागर है इसका आकार क्या है, यस है। कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बताते हैं। कुछ इस प्रकार से, ऐसे इसकी आकृति कुछ इस प्रकार है। इस कारण इसको हम यस आकार के नाम से जानते हैं। इसके पश्चिमी किनारे पे उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका मैंने आपको बताया, पूर्वी किनारे पे यूरोप और अफ्रीका आपको देखने को मिल जाएगा। और अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है बहुत अधिक तंतुरित है। तंतुरित कहने का यहाँ पे आशय क्या है, ये तंतुरित मतलब जो कटी फटी रेखा, जैसे ऐसे देख रहे हैं ना आप लोग फिगर में, यहाँ पे कटी फटी रेखाएं हैं, इसको हम तंतुरित बोलते हैं। अब ये तंतुरित रहने का भी बहुत अधिक महत्व है। कैसे, किस प्रकार आप देखते हैं कि यह अनियमित एवं तंतुरित तट रेखा जो होती हैं प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श मानी जाती हैं। कैसे, ये आपको फिगर में आपको दिख रहा होगा, जो तंतुरित है मतलब कटी फटी रेखाएं छोटी छोटी दिख रही हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम देखेंगे तो यह बहुत बड़ी बड़ी ऐसे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार। तो जो हमारा पोत होता है, यानी कि जिससे कि हम जलयान जो होता है हमारा पानी का जो जहाज होता है, जिससे कि हम आयात निर्यात करते हैं, तो ये जो इस वाले खाली स्थान में हम ला के जो पोताश्रय होता है यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, जो कि यहाँ पे सेफ माना जाता है। जो हमारा महासागर है वहाँ पे कई प्रकार की जलधाराएँ, यहाँ पे ज्वार भाटा और तूफान ऐसे देखने को आपको घटना मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर बीच में ऐसा रहता है तो हमारा जो ये पत्तन होता है, या फिर हम बोलें कि जो जिससे कि हम आयात निर्यात करते हैं, उसके लिए दुर्घटना साबित हो सकती है, मतलब खतरा साबित हो सकती है। अगर हमारा ये जो कटी फटी एरिया यहाँ पे अगर हम ला के अस्थायी रूप में खड़ा करते हैं तो यहाँ पे इसका जो खतरा है कम हो जाता है, यानी कि सेफ्टी का काम करता है यह पत्तन। इसके बाद हम देखते हैं व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है कौन सा, अटलांटिक महासागर। यहाँ से अधिक व्यापार होता रहता है। उसके बाद आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, मैंने बताया, और वो देश कौन सा है, तो भारत देश है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। जैसे ये हमारा महासागर का यह हमारा भारत है। भारत का कुछ इस प्रकार नीचे का पोर्शन आपको दिखाई देगा, इधर आपको दिखाई देगा बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर, ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा हिंद महासागर, जो कि इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा जो इसकी आकृति है हिंद महासागर की त्रिभुजाकार है,
इसके उत्तर में एशिया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा भारत है, इसके ऊपर में आपको एशिया दिख रहा होगा। पश्चिम में आपको अफ्रीका दिख रहा होगा इस वाले पोर्शन में। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा, कुछ यहाँ पे आपकी स्थिति ऑस्ट्रेलिया जो है स्थित है। उसके बाद आता है हमारा दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है यह कौन दक्षिणी महासागर। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री जो है दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ। कल हमने आपको एक फिगर दिखाया था, जो हमारा अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है कुछ इस प्रकार गोले में आपको ध्रुव पे दिखाई दिया होगा, और इसके ऊपर आपको यहाँ पे इस प्रकार आपको दिखाई दे देगा कौन सा महासागर, दक्षिणी महासागर। इसको जो हमारा अंटार्कटिका है इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा आर्कटिक महासागर। इसी प्रकार जैसे कि अंटार्कटिका उसी प्रकार ऊपर उत्तरी ध्रुव में हम देखें तो यह भी कुछ इसी प्रकार आपको दिखाई देगा। उत्तरी ध्रुव वृत्त पर स्थित है, यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे यह दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। कौन सी जल संधि कहते हैं? बेरिंग जल संधि कहते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों या यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, आपको उत्तरी अमेरिका कहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे कुछ इस तरह से। और जो हमारा यूरेशिया है मतलब कि यूरोप वाला पोर्शन, और एशिया वाला पोर्शन, इसके उत्तर में आपको दिखेगा यहाँ पे कौन सा, आर्कटिक महासागर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वायुमंडल। जो हमारी वायुमंडल क्या है, इसकी सीधी परिभाषा जो पृथ्वी के चारों ओर गैस का एक परत होती है, जो हमारी जो परतें पृथ्वी के चारों तरफ से घिरी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल की परतें जो पतली परतें हैं ग्रह का महत्वपूर्ण एक भाग होती हैं। अगर यही वायुमंडल ना रहे तो एक मानव जीवन संभव नहीं होगा। जिससे कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें जो हम हवा जो इसको हम सांस के रूप में लेते हैं, ऑक्सीजन भी इसी वायुमंडल में विद्यमान है, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह जो सूर्य की किरणें होती हैं ये हानिकारक किरणों से भी बचाता है, कौन, हमारा वायुमंडल। जो हमारा वायुमंडल है यह जो लगभग 1600 किलोमीटर, कितना, 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। और इस वायुमंडल को तापमान जो घनत्व के आधार पे हम 5 परतों में बांट देते हैं इसको। पहला है क्षोभ मंडल, उसके बाद संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब हम देखते हैं कि इस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं इन मंडलों की। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा सबसे नीचे वाले भाग में हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी की परत है उसके सबसे पहले हमें क्षोभ मंडल दिखाई देता है, जो कि पृथ्वी का निचला वायुमंडल क्षेत्र होता है, जिसकी सर्वाधिक ऊंचाई लगभग हम विषुवत रेखा पे अगर माने तो वहाँ पे 18 किलोमीटर होती है, और अगर हम ध्रुवों पे माने तो वहाँ पे 8 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। औसतन अगर हम माने तो 13 किलोमीटर इसकी औसतन ऊंचाई होती है, जहाँ पे हमारा वायुमंडल पाया जाता है, क्षोभ मंडल पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि औसतन तो ठीक है कि 13 किलोमीटर पाई जाती है, लेकिन यहाँ विषुवत पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर, इसमें डिफरेंस क्यों है? अब इनमें डिफरेंस क्यों होता है आपको यह पता होना चाहिए। विषुवत रेखा जो ऊंचाई के अधिक होने के कारण यहाँ पे आप देखेंगे विषुवत रेखा पे जो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र आपको दिखेगा, यहाँ पे सूर्य की किरणें अधिक पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो गैसें होती हैं गर्म होती हैं, और गर्म होने के कारण यह ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ उठती हैं, जिस कारण यहाँ पे इसकी ऊंचाई हमें 18 किलोमीटर देखने को मिलती है। और उसके बाद जो हमारा ध्रुव होता है, ध्रुव पे क्या होता है, ध्रुव पे अधिक ठंडा होता है, ठंडा होने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, और जो हवाओं का गुण क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो जो हमारी ये हवाएं हैं, ठंडी हवाएं ध्रुव पे ऊपर से नीचे की तरफ अवतलित होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमारे परतें जो हैं हमें 8 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई क्या है, 8 किलोमीटर देखने को मिलती है। इतना आपको समझ में आया। अब इसकी अन्य विशेषताएं क्या है कि
ये जो क्षोभ मंडल होता है इनको हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वायुमंडलीय विक्षोभ और मौसमी परिवर्तन की घटनाएं घटित होती रहती हैं। यहाँ पे कोई भी आंधी तूफान आया तो इसी वाले क्षेत्र में आता है, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, मौसमी परिवर्तन की घटनाएं यहाँ पे जो घटित होती हैं, इस कारण इसको हम कहते हैं परिवर्तन मंडल या फिर विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा जो विक्षोभ मंडल है, यहाँ पे बादलों का निर्माण अधिक होता है। जो भी बादल निर्माण होता है, वर्षा होती है, यहाँ पे ही जो बादलों का निर्माण होता है इसी मंडल में ही। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में अत्यंत तीव्र वेग वाली धाराएं प्रवाहित होती, जिसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। किस वाले क्षेत्र में होती है, इसी वाले, इसके ऊपरी वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा जेट स्ट्रीम। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य आपको एक सीमा दिखाई देगी कुछ इस प्रकार, जैसे कि आपको इस वाले क्षेत्र में इसका कलर आपको दिख रहा होगा, चेंज दिख रहा होगा, तो इसमें एक सीमा पाई जाती है। यहाँ पे रेखाएं तो नहीं खींची गई हैं, लेकिन यहाँ पे एजूम किया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होती हैं। यहाँ पे ये एक विषम बना रहता है, जैसे कि यहाँ पे उदासीन बना रहता है। जैसे कि अगर हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे तापमान में आपको कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तापमान में कमी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? इसका प्रमुख कारण क्या है, जो हमारा पार्थिव विकिरण जो होता है, इसके प्रभाव में कमी आने लगती है। पार्थिव विकिरण क्या होता है कि जो सूर्य की उष्मा होती है, जो हमारी पृथ्वी की उष्मा होती है, जो हमारी पृथ्वी उष्मा रिलीज करती है, उसी के कारण जो गर्मी यहाँ पे होता है, गर्म क्षेत्र बनता है, उसी का जैसे धीरे धीरे हम अगर पृथ्वी से दूर जाएंगे तो इसकी उष्मा जाहिर सी बात है कमी होती चली जाएगी, और इसी कारण जो हमारा क्षोभ मंडल होता है, ऊपर जाने पर जो तापमान में कमी होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि समताप मंडल। इसकी ऊंचाई मैंने आपको बता दिया ना, औसतन इसकी ऊंचाई जो होती है 13 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर? किसकी? क्षोभ मंडल की। अब समताप मंडल क्या होता है, इसकी ऊंचाई लगभग आपको 13 से 50 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। किसकी सीमा? समताप मंडल की। समताप मंडल में यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं होती है, और यहाँ पे जो हमारा वायुयान होता है, इस मंडल में आसानी से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे संचालित किया जाएगा। यहाँ पे मौसम जो हमारा वायुमंडल है, इसकी कोई दुर्घटना की संभावना नहीं बनती है, जिस कारण यहाँ पे हमें आसानी होती है समताप मंडल में। ठीक है, उसके बाद हम आपको देखते हैं कि जो हमारा समताप मंडल होता है, इसी मंडल में लगभग हमें देखने को मिलेगा 25 से 40 किलोमीटर तक की दूरी पे हमें ओजोन परत देखने को मिलती है, ओजोन गैस। ठीक है, सॉरी O3 होगा। ओजोन परत आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, कितनी दूरी पे? तो 25 से 40 किलोमीटर दूरी पे। और जो समताप मंडल होता है, यहाँ पे भी जलवाष्प और पार्थिव धूल करके पहुँच जाने से यहाँ पे भी बादलों का निर्माण होता है, परंतु जो यहाँ पे बादल बनते हैं इनसे वर्षा नहीं होती है। ओजोन परत का क्या काम होता है, तो ये ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरण होती हैं, इसको क्या करता है, इसको अवशोषित करता है। इसी कारण यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि समताप मंडल में, जो समताप मंडल है, इसका तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देने लगता है। यहाँ पे ऊपर जाने पे हमें क्या मिलता है, तापमान में कमी देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम समताप मंडल की तरफ जाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर जाने पे तापमान में कमी देखने को मिली, लेकिन समताप मंडल की जैसे हम बढ़ें, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तापमान में कमी देखने को मिलेगी। तापमान में कमी देखने को मिलेगी, तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ओजोन गैस है, ओजोन परत है, ये सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, उष्मा अधिक होगा। इस कारण यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे समताप मंडल है, यहाँ पे तापमान अधिक होगा। और इसके अलावा जो होती है हमारी ऑक्सीजन अगर जो हमारी O2 देखने को मिलेगी, या जो ऑक्सीजन का एक भाग और मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, O3 बनेगा। O3 कहने का आशय ओजोन गैस बनेगी, और साथ ही यह उष्मा को रिलीज करेगी।
उष्मा का सृजन करेगी, जिसके कारण यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे उष्मा होता है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। उसके बाद हम कुछ अन्य बात करते हैं। मध्य जो मंडल है इसको देखते हैं। मध्य मंडल क्या होता है? यह पृथ्वी से सबसे कम, यहाँ पृथ्वी से आपको जलवाष्प पे यहाँ पे भी थोड़ा हल्का मात्रा में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे भी कुछ पहुँच जाते हैं और ब्रह्मांड की कुछ धूल कण होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे भी बादल निर्माण की संभावना बन जाती है। परंतु इस वाले बादल से भी जो वर्षा नहीं होती है, जो बादल बनता है इसको हम निशादीप्त बादल भी कहते हैं। कौन सा बादल? निशादीप्त बादल कहते हैं। और जो हमारा मध्य मंडल होता है यह अत्यधिक ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान होता है -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। माइनस में आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माइनस में है, यानी कि बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। यही ऐसा प्रतीक है। उसके बाद आता है हमारा आयन मंडल। यहाँ पे देखिए आयन मंडल है। यह आयन मंडल जो है, इस आयन मंडल में आपको देखने को मिल जाएगा आयनीकृत पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे जो इसका तापमान होता है, इसमें तापमान में वृद्धि होती जाती है। और यहाँ पे इसकी ऊंचाई देखें तो 80 से 100 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। उसके बाद आता है हमारा बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है के रूप में जो हमारे पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ पे चुंबकीय मंडल में जो हमारा सौर विकिरण का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। यहाँ पे जो सौर लपटे, कॉस्मिक किरणें और ऐसे प्रकार की जो किरणें होती हैं हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे जो तापमान होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है, और जो हमारा आयन मंडल होता है यहाँ पे जो रेडियो तरंगे होती हैं यहीं से परिवर्तित होती हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आयन मंडल, जिसके कारण हम सूचना एवं संचार का प्रयोग करते हैं, यहीं से संचालित होती हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पे दिया है तथ्य। दिया वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, जो हमारा वायुमंडल है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वायुमंडल में लगभग 21% इसी की मात्रा पाई जाती है। किसकी? ऑक्सीजन की। जो हमारा नाइट्रोजन होता है लगभग 78% जो होता है नाइट्रोजन होता है। ठीक है, जिस कारण यहाँ पे अगर हम जोड़ दें तो लगभग 99% बन जाता है। जो 99% केवल यही दो गैसें हमारे वायुमंडल में मौजूद है। इस कारण इसको हम मुख्यतः क्या बोलते हैं कि इन्हीं गैसों से बना। लेकिन जो हमारा 1% बचा है इनमें हमारा क्या आता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऐसे अन्य प्रकार की गैसें आती हैं जो कि 1% के अंतर्गत रखी जाती हैं। जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन अति आवश्यक हो जाता है किसी भी जीव के लिए। नाइट्रोजन जो होता है इसका काम क्या होता है? यह जो पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। किसकी? नाइट्रोजन की। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यहाँ पे पृथ्वी आपको देखने को मिलेगा 0.03%। किसकी मात्रा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। लेकिन यह इसमें भी वृद्धि हुई है। अब आपको देखने को मिल जाएगा 0.04%। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे तो कम है। कहाँ गया? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा कम है, जो कि पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी उष्मा जो उत्सर्जित करती है, रिलीज करती है, जिसको हमने अभी बोला था, कौन सा नाम दिया था हमने? पार्थिव विकिरण के नाम से जाने थे हमने। वही अगर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करती है। यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम इससे निकाल दें, कहाँ से? वायुमंडल से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दें तो क्या होगा? क्या अभी तो वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आपको दिख रही होगी, जिस कारण पूरा देश, पूरी दुनिया परेशान है। इसी का समाधान जुटाने में व्यस्त है। लेकिन अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम वायुमंडल से गायब कर दें, हटा दें, तो क्या होगा? तो हमारी जो पृथ्वी है इसका तापमान लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 15 डिग्री सेल्सियस औसतन होता है।
15 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम हटा दें कार्बन डाइऑक्साइड को, इसका तापमान लगभग -15 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, जिसके कारण जो हमारा पृथ्वी है यह ठंडी पड़ जाएगी, जो कि हमारे मानव जीवन या फिर कहें कि किसी भी जीव के जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या बोल रहा है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं यह घनत्व घटता जाता है, तेजी से घटता जाता है। आप जानते होंगे कि पहाड़ों पर पर्वतारोही के हवा के घनत्व में कमी आने के कारण जो उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई के साथ उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हुए आप लोग देखे होंगे। तो जैसे कि आप लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा घनत्व होगा, घनत्व में कमी आएगी, हवा के घनत्व में कमी आएगी, जिसके कारण आप लोग ये भी देखा होगा कि वायुमंडल जो तो आप लोग देखे होंगे कि वायुयान में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति, कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी नाक से ब्लड आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं घनत्व, वायु के घनत्व में जो हवा के घनत्व में कमी आती है। कमी आने के कारण जो हमारा वायुमंडलीय दाब है उसमें क्या होता है, 1013 हमारा वायुमंडलीय दाब होता है। कितना होता है? 1013 ATM होता है। तो लेकिन जो हमारे अंदर का जो वायु दाब होता है अधिक होता है, और जो बाहरी वायुमंडल होता है उसका जो दाब होता है, घनत्व होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जो हमारे अंदर का जो दाब होता है वो बाहर की तरफ प्रेस करता है। बाहर की तरफ प्रेस करने से जो हमारे नाक से जो हमारे जो धमनियाँ होती हैं फट जाती हैं, जिसके कारण जो ब्लड होता है बाहर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, बाहर की तरफ फट जाता है, जो ब्लड आने लगता है नाक से। यही हाल होता है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि समुद्र तल की तरफ, समुद्र के नीचे जैसे जाएंगे घनत्व में वृद्धि होगी। ऐसा क्यों होता है? जो कि हमारा पहले से वायुमंडलीय दाब कितना है, 1013 ATM है। उसके बाद जैसे हम नीचे जाएंगे इतना वायुमंडलीय दाब तो लगेगा ही, प्लस जो हमारा घनत्व होता है जल का, इसका भी घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण वायुमंडलीय दाब और प्लस जो हमारा जल का दाब होता है दोनों मिक्स हो जाता है, जिसके कारण घनत्व में वृद्धि हो जाती है। और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे हम तो घनत्व में वृद्धि होने के कारण क्या होगा, जो हमारा जो बाहर का भाग है, बाहर का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, बाहर से अधिक दबाव पड़ेगा, और हमारा जो अंदर का पोर्शन है, आंतरिक भाग है, वह कम यानी कि कमज़ोर पड़ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे अधिक दबाव पड़ता है। किसका? बाहरी क्षेत्र का। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा फिगर में। स्थलमंडल है, यहाँ पे वायुमंडल है, जलमंडल है। अब आगे देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। यह तो मैंने आपको बता दिया जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं जीवमंडल क्या होता है। तो जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग होता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक जो हमारा जो ठोस भाग है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं स्थलमंडल। क्या बोलते हैं? स्थलमंडल। ठीक है, स्थलमंडल। और जो हमारा जलीय भाग है उसको बोलते हैं हम जलमंडल, जिसके बिना हमारा या फिर किसी भी मानव जीवन या फिर किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं होता है, वो हमारा होता है वायुमंडल। ठीक है, ये वायुमंडल। और इसी से बना हमारा एक अन्य मंडल बनता है। इसी के तीनों मिक्स से एक हमारा बनता है जीवमंडल, जो कि सभी परिस्थितियाँ यहाँ पे अनुकूल होती हैं। यहाँ पे आपको वायु भी मिल जाएगा, स्थल भी मिल जाएगा और जल भी मिल जाएगा, जो कि एक जीव के लिए अनुकूल होता है, जिससे यहाँ पे मानव जीवन या फिर एक जीव का जीवन संभव होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बताया कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि अगर हो जाती है तो क्या होगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, जिसके कारण भूमंडलीय तापन होता है, जिसको हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसलिए भूमंडल जो होता है वायुमंडल जलमंडल के बीच एक प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित करना होगा, तभी जाके हमारी जो पृथ्वी है एक स्वच्छ रूप में रह पाएगी। जो भी हमारी पृथ्वी पे संसाधन मौजूद हैं उसको सीमित मात्रा में यूज किया जाना चाहिए। कहते हैं ना, किसी चीज़ की अगर अति हो जाती है तो वो अच्छा नहीं होता है।
उसी प्रकार मानव ने अति करके जो हमारी जो पृथ्वी है उसके संसाधनों का दोहन करता जा रहा है, जिसके कारण आज यह समस्या आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यह समस्या आपको देखने को मिलती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रश्न अभ्यास का दिया है। पहला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के नाम बताने हैं। फिर 2 महाद्वीपों के नाम बताएं जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में हैं। कौन सा दिखेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो होता है, 2 महाद्वीप ऐसे हैं जो कि आपको दक्षिण गोलार्ध में देखने को मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में नाम बतानी है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, यह बताना है आपको। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, यह बताना है। फिर जीवित प्राणियों के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। उसके बाद आपको कुछ मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। मैंने आपको बताया था मैप में अच्छी तरीके से यूराल जो है यह क्या है, एशिया और हमारी जो यूरोप है इसको अलग करती है। फिर दिया है कि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, तो स्थल संधि से जुड़ा है। इसको क्या यहाँ पे कुछ इस प्रकार सा था, आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ऑक्सीजन का कितना है जी 21%, कितना है 21%। नाइट्रोजन का कितना है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 0.03%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ। क्या वायुमंडल बना हुआ, जी नहीं। जलमंडल बना हुआ, जी नहीं। स्थल मंडल, जी हाँ बिल्कुल। यह क्या है, ठोस चट्टानों से बना हुआ। उसके बाद आता है हमारा, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका है, जी नहीं, यह दूसरे नंबर का है। एशिया है, जी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद खाली स्थान आपको भरने के लिए बोला कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। बोल रहा है महासागर का नाम एक देश के नाम पे पड़ा है। कौन सा महासागर था, हमने अच्छे से बताया था आपको। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है, जो कि हिंदुस्तान के नाम से ही रखा गया है इसका नाम। अब बोल रहा अगला कि स्थल जल हवा एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। कौन सा भाग है, तो आपको जीवमंडल देखने को मिलेगा जो जिनमें यहाँ पे जिनमें सभी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। वायु भी है, जल भी है और स्थल भी है हमारा, ठीक है। इसके मिक्स से क्या होगा, एक जीव के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान है। उसके बाद बोल रहा है यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता, क्या कहा जाता, अभी हमने आपको बताया मल्टीपल क्वेश्चन में ही आपको देखने को मिला था। इसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया। क्या बोलते हैं, यूरेशिया, ठीक है। अब बोल रहा है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो होती है 8,848 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज यह चैप्टर ख़त्म हो गया। आगे हम अगला जो चैप्टर है कल की वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।